दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 50 रखी गई है। बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर सरल हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्लास ये 8:30 बजे से स्टार्ट होती है। जो नए बच्चे हैं वो लोग समझ लीजिए 8:30 से स्टार्ट होती है। डेली क्लास होती है आपकी हिंदी की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। तैयार होना सभी लोग। काफ़ी अच्छा टेस्ट आपका होगा और ज़रूर बताइएगा कि आज के टेस्ट में कितना स्कोर गया है। 45 नंबर ले आते हैं तो समझिए कि बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहा है, और अगर आपका 40 के नीचे आता है तो ये समझिए कि हिंदी में आप बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन नए बच्चे अगर 35 भी ले आते हैं तो समझिए कि ठीक ठाक आपकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। साथ ही यहाँ पर नहीं शब्द आपका दिया गया है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो सबका जवाब यहाँ पर आ चुका है और बिल्कुल सही है और बिल्कुल इजी है, जो कि आपका कह सकते हैं पहला ही प्रश्न आपका बनेगा। चाहे आप व्याकरण पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, स्वर पढ़िए या व्यंजन पढ़िए, तो आपका पहला ही पॉइंट होता है आपका कौन सा, छोटा आ। ठीक है, इसलिए पहला आपका यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, तो आपका इसी से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, जो आपका आ है ये दीर्घ स्वर नहीं है, या आपके लघु स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कंठ वर्ण से बोला जाता है। कौन सा कंठ वर्ण से बोला जाता है। बोलने में कंठ ज़्यादा वाइब्रेट होता है, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा का। ठीक है, का वर्ग जो होते हैं का, खा, गा, घा, ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव 3 का जवाब देना है, सभी लोग देंगे जवाब। और प्रिय का तद्भव आपका बनता है क्या, बिल्कुल सही है, पिया बनता है। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पिया बनता है। ठीक है, प्रिय का क्या होता है, पिया होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है साथियों, नहीं शब्द आपका दिया है। थोड़ा सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बोली है, भाषा है, प्यासा है और अंकुर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोली, यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका प्रत्यय निकल आएगा। ठीक है, भाषा में सा आपका निकलेगा और प्यासा में सा निकलेगा। इनमें जो प्रत्यय निकल रहे हैं वो सभी संस्कृत के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इनमें तीनों में जो आपके हैं ये संस्कृत के प्रत्यय हैं, लेकिन अंकुर में किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा हुआ है साथियों। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अंकुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आकाश गंगा का पर्यायवाची बताइए। चलिए थोड़ा सा स्पीड में रहना है। आकाश गंगा का पर्यायवाची, और आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आकाश गंगा का पर्यायवाची है तो मंदाकिनी भी होती है, नभो नदी होता है, सुर नदी भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। 6 का जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है सभी लोग, बिल्कुल जोश के साथ यहाँ पर जवाब देना है और बिल्कुल सही जवाब है। देखो जंगल का पर्यायवाची में अटवी होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, लेकिन दाड़िम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दाड़िम। दाड़िम होता है अनार का पर्यायवाची। ठीक है, ये अनार का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है कि गौरव का विलोम शब्द बताइए। चलिए साथियों, गौरव का विलोम यहाँ पर देना है और जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, सही जवाब है ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। गौरव का विलोम होता है लाघव होता है। ठीक है, सी नंबर लाघव। चलिए अगला है कि कौन सा शेषनाग का पर्यायवाची है। शेषनाग का पर्यायवाची पूछा है, और शेषनाग के पर्यायवाची में आपके नाग, भुजंग, फड़ीस ये होते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा फड़ीस। ठीक है, शेषनाग का पर्यायवाची फड़ीस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है। अर्क का अनेकार्थी, माफ करिएगा, नहीं शब्द पूछा गया है, पर अर्क का अनेकार्थी नहीं है। नहीं शब्द पूछा है साथियों। तो अर्क में आपका सूर्य होता है, इंद्र होता है, काढ़ा होता है, लेकिन कड़ा होना ये अर्क का अनेकार्थी नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है अशोक का अनेकार्थी है। अशोक का अनेकार्थी, चलिए साथियों टाइम से आया करिए सभी लोग। चलिए तो अशोक का अनेकार्थी 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए सम्राट, अशोक वृक्ष, शोक रहित ये सभी होते हैं
ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है कि पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द। पेट की आग को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ाया था, पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं साथियों? जठराग्नि बोलते हैं। और यहाँ पर दावाग्नि जो आपके जंगलों में आग लग जाती है, बड़वाग्नि यहाँ पर कह सकते हैं जो समुद्र में आग लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त होता है? देखो, काफ़ी बच्चे को मानना होता है कि कह सकते हैं कि ये टॉपिक कह सकते हैं कि आपके इस एग्जाम में, मतलब जैसे हिंदी है, आप हिंदी चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की, आरओ एआरओ, दुनियादारी कोई भी हो, हिंदी अगर आती है तो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर लिमिट में होते हैं, क्या प्रश्न टॉपिक होते हैं, मान लो 5-6 टॉपिक लिमिट में हो गए व्याकरण पर्यायवाची में। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत कहा करिए कि हिंदी में सर ये इसका स्पेशल कोई नए प्रश्न लाइए। नए जो होते हैं तो वही तो लाएंगे, बिल्कुल नए लाएंगे तो आप लोग पगला जाएंगे। जैसे एक दिन हमने नए प्रश्न लेके आए थे हिंदी साहित्य में, आप लोग पागल हो गए थे कि सर ऐसे प्रश्न की होते हैं क्या। तो देखो, जो जर्नल हमेशा पूछे जाते हैं 99% वो हम आपको इन टेस्ट के माध्यम से करवाते रहते हैं। तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए अगर हम कोई वीडियो लाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। ये मत समझिए, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो कोई भी वीडियो हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो जीएस हो, हिंदी हो, कुछ भी हो। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जो लिमिट में होते हैं और वो एग्जाम में स्पेशल तैयारी आपकी करा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, इसे समिधा बोलते हैं। ठीक है, समिधा बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सर का अर्थ सरोवर होता है, इसके समरूपी शब्द सर का अर्थ होगा। देखिए, सर का अर्थ हो गया सरोवर और इस सर का अर्थ होता है क्या? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सर का अर्थ यहाँ पर बाण हो जाएगा। अगला है कि समित शब्द का अर्थ कमेटी है, इसका समध्वनि शब्द सम्मति का अर्थ क्या होगा? देखिए, समिति का अर्थ होता है कमेटी और सम्मति का अर्थ क्या होता है? सम्मति का अर्थ होता है आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, राय। बोलते हैं उसे सम्मति दी, उसने राय दिया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? 15 नंबर यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये तो हमें तो सही लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तीनों में देखिए क्या त्रुटि है। सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ पर ही शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी। मुझे संध्या काल के समय, संध्या काल के समय, तो संध्या काल ऑलरेडी एक समय को दर्शा रहा है, यहाँ पर समय लगाने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहता है, तो आंखों के आंसू बहते बहते होता है ना, तो ये भी त्रुटि है, अर्थात सही जवाब आपका यहाँ पर ये ही हो जाएगा। ठीक है, अब इन प्रश्नों में थोड़ी सी त्रुटि होती है, आप यहाँ पर ये मत ये कि इसका भी हो सकता है, मानते ही हो सकता है, लेकिन जब ये वीडियो खत्म हो जाया करे तो उसका स्क्रीनशॉट लिया करिए, फिर देखा करिए आखिरकार सर ने ऐसा बताया है, क्या सही है क्या गलत हो सकता है। अब कोई प्रश्न हो गया आप कमेंट करते चलते हैं कॉपी पेस्ट, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्रश्नों को। हाँ, किसी कारण से गलती हो गई तो उसके लिए हम कमेंट नीचे कर देते हैं। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य चुनना है 16 नंबर। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर देख सकते हैं आपका, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे। अच्छा, कक्षा में उपस्थित हर एक छात्रों को, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, हर एक छात्र नहीं बोलेंगे, वहाँ पर प्रत्येक छात्र बोला जाता है हमेशा। तो जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर आपकी त्रुटि हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द वीर का स्त्रीलिंग है? चलिए, वीर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? 17 का जवाब देना है और वीर का हो जाएगा वीरांगना। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, वीरांगना बनता है सी नंबर। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? पेड़ पर शब्द पूछा गया है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर यहाँ पर आपका जो कारक पूछा है, और कारक आपका हो जाएगा कौन सा? पर शब्द कहाँ मिलेगा आपके? तो 18 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, अधिकरण में, मैं पर। ठीक है, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में किस शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन बना हुआ है? यहाँ पर देखिए अ प्रत्यय किसमें जोड़ा गया है, तो आपका यहाँ पर बहुवचन बना है। तो देख सकते हैं कि आपका जो ये, ठीक है, ए शब्द आपका है, तो ये लड़के, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है।
देखिए स्वयं के लिए जब भी प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो सर्वनाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे आप शब्द होता है ना अपने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहां पर देखिए साथियों, संख्या की बात किया है, गलत मत करिएगा। चलिए संख्या, और 21 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है। और 22 का जवाब यहां पर विशेषण जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजित। ठीक है, अजित ये आपका विशेषण हो जाएगा। 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि मैंने खाना खाऊंगी, मैं कौन सा, मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी में कौन सा काल है, मैं खाना खाऊंगी। देखिए 23 नंबर, तो यहां पर देखो संभाव्य, संभाव्य यहां पर कह सकते हैं, संभावना तो नहीं है, मतलब खाएगी तो खाएगी ये तो पक्का है, तो संदिग्ध भी नहीं है। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा, सामान्य भविष्यत। ठीक है, सामान्य भविष्यत इसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, जो क्रियाएं धातु से बनती हैं कही जाती हैं, जो क्रियाएं धातु से बनती हैं, तो याद रखिए जो क्रियाएं धातु से बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रूढ़ क्रियाएं। क्या बोलते हैं उनको, रूढ़ क्रियाएं बोलते हैं। और जिन क्रियाओं में दो या दो से अधिक क्रियाएं आपकी होती हैं, कह सकते हैं कि धातु मिलते हैं, तब ये आपकी संयुक्त होती हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो क्रियाएं धातु से बनती है उन्हें रूढ़ क्रियाएं बोलते हैं। जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला है, वाह क्या कहना है, वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है, वाह क्या कहना है, तो अव्यय पूछा गया है। और अव्यय जो कि यहाँ पर वाह शब्द हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है। चलिए पुस्तक पढ़ी जाती है, और यहाँ पर कह सकते हैं पुस्तक जो कि कर्म है, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पढ़ना यहाँ पर जो पुस्तक है वो कर्म है, और कर्म है तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। साथियों सही से देखिए, तो यहाँ पर देखो अनपढ़ हो जाएगा, अनगढ़ हो गया, अन इनमें तीनों में अन लगा है, लेकिन इसमें आपका कौन है, आ हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट ए सही हो जाएगा। चलिए परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय की बात किया है परीक्षक में, तो परीक्षक में प्रत्यय देखिए परीक्षक, और परीक्षक को तोड़ो एक बार, अगर परीक्षक को तोड़ोगे तो आपका कह सकते हैं मूल शब्द बनेगा जो आपका परि, मूल शब्द निकलेगा परि। धन कह सकते हैं जो इसका बनता है वो आपका इच्छक बनता है, इच्छक बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि छक ये शब्द आपका तो होगा नहीं, और अगर इसको भी तोड़ देंगे तो परीक्षक का शब्द निकल के आ सकता है, क्योंकि इसको दो बार तोड़ा जा सकता है, तो आपका का प्रत्यय यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा यहाँ पर। अगला है कि वाक्जाल का संधि विच्छेद, वाक्जाल, और वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गा का परिवर्तन का में हो जाएगा, अर्थात जवाब हो जाएगा आपका वाक धनजाल, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। व्यंजन संधि में वाक धनजाल बनेगा। चलिए रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, खंड मतलब समझ सकते हो कितने सर्गों में बांटा गया है रामचरितमानस को, तो 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ठीक है, रामचरितमानस में कितने 7 कांड होते हैं। अगला है, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कारणवाचक क्रिया विशेषण में, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा साथियों, जब कारणवाचक क्रिया विशेषण हो वहां पर अर्धविराम होता है। ठीक है, अर्धविराम आपका इस प्रकार से थोड़ा सा, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, 9 नगद ना 13 उधार मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए 32 का जवाब दीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे प्रश्न आपको थोड़ा सा इजी भी होंगे, लेकिन कंफ्यूज भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हो। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, हम देख रहे हैं किसका जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 32 का बी हो जाएगा। नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है। ठीक है, मतलब कि उधार अगर बेचो महंगा, और उससे अच्छा है कि नगद बेच लो, थोड़े से कह सकते हैं सस्ता ही बेच लो। तो यहाँ पर आपका नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है, बी नंबर। अगला है, अंधा आँख का अंधा नाम नयन सुख।
आंख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ बताइए। 33 नंबर। तो 33 नंबर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ठीक है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। यहाँ पर जिसका जवाब सी आ रहा है उसी का सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। 34 नंबर। 34 का जवाब यहाँ पर आपका उत्साह जो कि होता है वीर रस का स्थायी भाव। साथियों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए छंदों को पढ़ने के समय, छंदों को पढ़ने के समय जिन स्थानों पर विराम लेना होता है या विराम लेना पड़ता है उस विराम स्थान को क्या कहते हैं। तो जब भी विराम लेते हैं उसे यति बोलते हैं साथियों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देना है। फूले काश सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहां पर पूछा है कौन सा अलंकार होगा। तो 36 का जवाब यहां पर आना चाहिए बिल्कुल सभी का जवाब। चलिए यहां पर सही जवाब आ रहे हैं, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं और जवाब यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए यहां पर जन्म शब्द लिखा हुआ है और जन्म शब्द आपको मन मानो जन जनों किसमें मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। चलिए अगला प्रश्न आपका गद्यांश दिया है, चाहे तो गद्यांश आप सॉल्व कर सकते हैं। काफी बच्चों कमेंट आते हैं सर गद्यांश भी सॉल्व कर दिया करिए। चलिए तो आज गद्यांश आ गया है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, मानते स्किप करने के लिए बोल रहे हो। यहाँ पर अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति परिवार समाज या देश अनुशासित होता है वो प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण के मूल्यों के व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझ सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राजनीतियों का स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासन व्यवस्थित स्वेच्छा से पालन करता है। फलता अनुशासन उसके स्वभाव का अंग है। हमने यहाँ पर पढ़ा क्यों है, क्योंकि ये छोटा आपका था गद्यांश इसलिए पढ़ लिया। बहुत बड़ा गद्यांश होता तो हम पहले प्रश्नों को पढ़ते फिर गद्यांश को पढ़ते। नए बच्चों के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर अनुशासन का अर्थ क्या दिया है फटाफट हमने पढ़ा है और देखिए 37 नंबर में। तो अनुशासन का अर्थ होता है कि बिना दबाव के नियमों का पालन। ठीक है, बिना दबाव के नियमों का पालन। अगला है आत्मसंयम। आत्मसंयम जो कि आप अपने IQ के ऊपर डिपेंड है, अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी जवाब दे सकते हैं। आत्मसंयम मतलब होता है क्या कि करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, मतलब कि मानसिक प्रवृत्ति बुरी आदत वासना का पूरा कह सकते हैं यहाँ पर जो काबू पा लेना, ये होता है आत्मसंयम। अगला है अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है तो लोक मंगल की ओर। ठीक है, लोक मंगल की ओर, और वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। कौन सा देश, जहां व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित होते हैं। ठीक है, डी नंबर। और अगला है अवतरण का केंद्रीय भाव क्या था, तो अवतरण का था अनुशासन। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्या समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर लिए, नए बच्चों के लिए था। चलिए यहाँ पर बताना है बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के रचनाकार। चलिए अब रचनाओं में बच्चों की दिक्कतें आएंगी और रचनाएं यहाँ पर देख सकते हैं कि बुनी हुई रस्सी ये कविता संग्रह है और ये रचनाकार है आपके 42 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का है और कह सकते हैं 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है तमस उपन्यास। ठीक है, तमस क्या है, एक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। तो तमस आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, भीष्म साहनी का है। ठीक है, भीष्म साहनी का उपन्यासकार है। अगला है मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसने लिखी। मिट्टी की बारात एक कविता संग्रह है और ये लिखा है किसने, तो ये लिखा है आपके ऑप्शन राइट 44 का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता संग्रह है। और अगला है कि लोग भूल गए हैं, कविता संग्रह रचना है लोग भूल गए हैं और इस कविता संग्रह के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था किसको, जवाब आपका ये हो जाएगा रघुवीर सहाय को। रघुवीर सहाय को आपकी 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस कविता के लिए। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर,
और अर्धनारीश्वर को भी 1993 ईस्वी में कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और अर्धनारीश्वर आपकी किसकी है, तो ये है आपके विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला है हिंदी खड़ी बोली निम्न से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली, और याद रखिए हिंदी खड़ी बोली जो आपकी आई है वो आपकी सौर श्रेणी अपभ्रंश से आई है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सौर श्रेणी अपभ्रंश। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की पहचान करें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो आपकी है वो आपका हो जाएगा 48 का ए नंबर आपकी बघेली। ठीक है, बघेली आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये प्रस्ताव जो किया गया है याद रखिए किसका, तो आपके भोजपुरी को। ठीक है, भोजपुरी को। अगला है किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर 1962 में आपका हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये रहे 50 प्रश्न। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी यूपी स्पेशल की होनी है 9:30 बजे से। ठीक है, 9:30 बजे से क्लास होगी। अब यहाँ पर वो बच्चे थोड़ा गौर से सुनेंगे। कौन से बच्चे, जो बच्चे जीएस पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। जब से हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट किया, अगर रेगुलर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जब हम कोई स्पेशल क्लासें लेते हैं, मंडी परिषद हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, या आपका बीएड एंट्रेंस हो गया, तो जो हिंदी हम स्पेशल पढ़ाते हैं वो हिंदी क्या इस क्लास में नहीं मिलती है, आपको मिलती है ना। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर हिंदी स्पेशल कुछ टॉपिक होते हैं, लेकिन कंबाइंड में आपकी संपूर्ण टॉपिक मतलब 90% ऐसी वैकेंसियां होती हैं जिनमें पूरा का पूरा सिलेबस होता है। कुछ ही जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, मान लीजिए आरओ में हो गया, इनमें 6 चैप्टर लगभग पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी जो आपकी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द क्या आते नहीं हैं, आते हैं। तो जो बच्चा समझदार है कि नहीं हिंदी में कोई भी क्लास चल रही है देव सर की चैनल पे, तो वो हमारे किसी भी काम पे आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सरकार में ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि सिर्फ हम एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी बच्चे के अंदर ऐसी इच्छा नहीं है। वो कहता है कि जो भी पास में होगा हम उसका एग्जाम दे लेंगे। तो हिंदी में कभी भी कोई भी क्लास चल रही हो तो ये मत समझिएगा कि नहीं ये क्लास हमारे काम की नहीं है। चाहे वो यूपीएसआई की क्लास चल रही हो, चाहे लेखपाल की चल रही हो, या आरओ की चल रही हो, लोअर पीसीएस, मंडी परिषद, कुछ भी चल रही हो, आप ये समझिए कि नहीं इस हिंदी के वीडियो में हमको ज्ञान मिलेगा। तो ये हो गया। और जीके जीएस में जब थोड़ा हाई लेवल में पहुंचेंगे तो प्रश्नों को थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बेस जो है बेस तो आपका होता ही है ना। तो कभी भी जीके जीएस और जीके जीएस हिंदी में ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो हमारे काम का नहीं है, ये बुक हमारे काम की नहीं है। अगर आप जीके की तैयारी या हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई बुक है तो सबसे बेस्ट वही बुक होगी, क्योंकि आप जब ने खरीदा होगा तो उस समय आपको वो बुक सबसे बेस्ट लगी होगी। तो उस बेस्ट बुक को सबसे पहले घोल कर पी जाओ, तब दूसरी बुक को सोचो कि नहीं अब कौन सी बेस्ट बुक हम ढूंढें। समझ में आ रहा है? हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये प्रश्न आपने तो पहले करवा दिया था, मानते करवा दिया था। ये बताइए अब कोई स्वर्ग से क्वेश्चन थोड़ा लेके आएंगे, हम स्वर्ग से क्वेश्चन ले आए और आपको पढ़ाने लगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही तो आपको पढ़ाएंगे ना। अब कहते हैं सर ये तो पहले आपने पढ़ा दिया था, अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया और उस सिलेबस में हमने 15 दिन में सब पूरा पढ़ा दिया था, तो क्या हिंदी की क्लास क्या बंद कर दें? क्या हम नहीं कर सकते ना। नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको करेंगे, आप भी पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो ये कभी मत समझिया करिए। हमारा तो एक काम है, हिंदी की क्लास कंटिन्यू चलेगी। अब हो सकता है 10 दिन पहले वो क्लास लिया था, हो सकता है आज उसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये मत समझिए करिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो ये कभी दिमाग में मत रहिए। हाँ, अगर आप ब्रिलियंट हो गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं कि हमको हिंदी पूरी तरीके से हम संतुष्ट हो गए हैं, अब 100 में 100 ले आएंगे, तो हाँ उस दिन आपको ज़रूरत नहीं है हिंदी की क्लास लेने की। लेकिन आपको चाहते हैं कि नहीं लगातार हमारे एग्ज़ाम आते रहेंगे,
कक्षाएं चलती रहेंगी, पेपर देते रहेंगे जब तक सिलेक्शन, और बहुत बच्चे इस क्लास में भी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है फिर भी वो हिंदी की क्लास लेते हैं या जीके क्लास लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग के विजय सिंह हो गए, ये सिलेक्टेड बंदे हैं। चीज़ जो है, चीज़ आपके आते हैं सबको, ये भी सिलेक्टेड बंदे हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनके कमेंट आए हैं वो सिलेक्टेड बंदे हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसी पोस्ट पर नहीं रहना है, क्योंकि उनके लक्ष्य और उनकी सोच कुछ आगे है। तो आप भी अपनी सोच बदलिए, ठीक है। हर क्लास लिया करिए और हर क्लास में आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और सुबह 7 बजे वाली जरूर आइए। तो आज इतना हमने लेक्चर दे दिया है, हमेशा लेक्चर नहीं देते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। हम पढ़ाने पर फोकस करते हैं, इसी कारण 50 प्रश्नों का टेस्ट 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं। अदर चैनल में जाएंगे तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन ही 1 घंटा आपको वहाँ पर बातों में लगाए रहते हैं। 1 घंटा आपको कम से कम क्लास होगी और एक ही प्रश्न में घुमाते फिराते रहेंगे। लेकिन हमारा टाइम होता है कि हम टाइम पास न करके आपके साथ एक मानवता के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई की तरह से आपको एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और 9:30 बजे मिलते हैं हम लोग यूपी जीके में। और यूपी जीके भी जो आपकी हर एक एग्जाम के लिए होती है, तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लेते रहिए। और धन्यवाद, जय हिंद। किसी को बुरा लगे हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है।